नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा, सबसे ज्वलनशील मुद्दा, महाराष्ट्र का मुद्दा। महाराष्ट्र में एक लंबे समय से अना की लड़ाई चल रही थी। आपने देखा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे नीचे गिरते चले गए, कुर्सी भी चली गई, अब तो उनका धनुष और बाण भी चला गया। लेकिन सवाल यह कि आखिर एकनाथ शिंदे से हारने के बाद से आप क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर सियासत करने वाले दो धड़ों में बटे तो शिवसेना दो फाड़ हो गई। उद्धव ठाकरे की सत्ता को चुनौती देकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे एक बार फिर से जीत गए, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का वारिस घोषित कर दिया। देशात भारतीय घटने बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो आणि आम्ही निर्णय घेतला या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे। शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस जीत के बाद शिंदे समर्थकों ने महाराष्ट्र में जमकर जश्न मनाया। वहीं उद्धव ठाकरे समर्थकों ने भी शक्ति प्रदर्शन कर ताकत दिखाई। इस बीच मातोश्री में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ठाकरे समर्थक नेताओं ने बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। खबर है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। फैसले के बाद मातोश्री के बाहर बाला साहब ठाकरे समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला, जिनसे उद्धव ठाकरे ने बात की। समाजवादी पार्टीच्या वेळेला सुद्धा समोरून दावा सोडला गेला म्हणून ते जिंकले। वैसे चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो फैसला चुनाव आयोग ने किया उसे स्वीकार कीजिए और नया चिन्ह लेकर जनता के बीच उतरिए। तो क्या बाला साहब की विरासत को खोने के बाद उद्धव ठाकरे लोगों के बीच वैसे ही विश्वास जीत पाएंगे? और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल, बाला साहब ठाकरे की विरासत, शिंदे वर्सेस ठाकरे, क्या यह स्थिति बनी हुई है अब भी? सवाल नंबर 2, शिंदे को चुनाव आयोग का साथ, जनता आखिर किसके साथ, यानी कि मानुष आखिर किसके साथ? सवाल नंबर 3, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से हारे, अब आखिर किसके सहारे और कहां जाएंगे उद्धव ठाकरे? चौथा सवाल, उद्धव समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, वोट में क्या होगा वाकई परिवर्तन, जो दावा किया जा रहा है? पांचवा और आखिरी सवाल, शिंदे के पास नाम और निशान है, ठाकरे परिवार खाली हाथ है, अब होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल के और इन सवालों पर बात करें, बहस करें। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद आखिर क्या हुआ, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना पर फैसला दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम शिवसेना और सिंबल पर फैसला किया और शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। तर्क दिया कि शिंदे गुट के पक्ष में है बहुमत, इसलिए पार्टी और सिंबल दोनों शिंदे गुट के नाम किए जाते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का ये फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने फैसले का स्वागत किया और कहा ये हिंदुत्व और सच की जीत है। वहीं संजय राउत ने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, फिर से शिवसेना बनाएंगे। लेकिन इस खींचतान के बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार
उद्धव ठाकरे को सलाह दी, कहा कि इस फैसले से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नई पार्टी और नया सिंबल को लेकर जनता के बीच जाइए, फिर देखिए कि होता क्या है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने जा रही हैं अनिल सिंह हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी से, नीरज सेठी मौजूद रहेंगे शिवसेना से, सैयद जवाद मौजूद रहेंगे मेरे साथ इस डिबेट में, संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे, सूर्य प्रकाश मैथिल जी मौजूद रहेंगे, विश्वास पाठक जी जुड़े रहेंगे बीजेपी से, विजय कृष्णन भी शिवसेना से इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का मैं भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सवाल सबसे बड़ा नीरज सेठी जी, सवाल सबसे बड़ा ये कि अब अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या होगा? नीरज सेठी जी, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? ठीक है, नीरज सेठी जी का मैं रुख करूं उससे पहले विश्वास पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास जी, कड़ी चुनौती आप लोगों ने दी, उसके बाद से परिणाम हमारे सामने, जनता के सामने, सबके सामने है। इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि भगवान इनको, उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे और अभी भी अपनी कुछ करेक्शन कर ले। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा, जनता ने हम दोनों को चुन के दिया और चुन के आने के बाद में उन्होंने जिस प्रकार से धोखाधड़ी की और किसी के साथ में उन्होंने सरकार बनाई जिनके अगेंस्ट वो लड़े थे, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे जो उनके साथ में थे, वो बार बार कह रहे थे कि लोगों ने हमें चुन के दिया है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए, लेकिन 2-2.5 साल तक उसको नजरअंदाज किया, किनारे कर दिया और उसके बाद में जो हुआ वो हम देख ही रहे। अभी एकनाथ शिंदे जो है उनके साथ में बाला साहब ठाकरे की विरासत है, उनके विचार है, उनकी संस्कृति है और इलेक्शन कमीशन ने वही दिया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के पास 2 प्रकार के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर का फैसला क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है, वो बात चल रही है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल था कि उसका जो चुनाव चिन्ह है और साथ ही साथ जो नाम है पार्टी का, वो किसकी तरफ जाए, और इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही रीजन्ड ऐसा 78 पेज का लेकिन ऑर्डर विश्वास पास किया। आपने एनसीपी अध्यक्ष को सुना, वो तो साफ कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, तो बस अभी समय बताएगा। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो इतनी बौखलाहट क्यों है? मातोश्री में जिस प्रकार से वो कर रहे हैं आज उद्धव ठाकरे जी, बड़ा दयनीय स्थिति है, इसलिए वो तो समय बताएगा, चिंता की बात नहीं है। अगर फर्क नहीं पड़ने वाला था तो शरद पवार साहब ने हमको पहले ही आगाह करते थे कि आप इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लड़ो मत। कपिल सिब्बल साहब के साथ साथ 14 लोगों की बड़ी वकीलों की टीम क्यों लगाई उन्होंने? इसलिए देखिए, बौखलाहट तो है, उनको अपनी हार दिख रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि बौखलाहट है और इसीलिए परिणाम में इस प्रकार की बयानबाजी है? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक चलती हुई सरकार को किस तरह से अपदस्थ किया गया, उसमें अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया। और आज स्थिति ये है कि एक संवैधानिक ढांचे की तरफ से जिस तरह से ये प्रतिक्रिया आई है वो भी संदेह के घेरे में है। सवाल ये है कि जब 2-3 दिनों के बाद में कोर्ट में लगातार टाइम टू टाइम सुनवाई थी, तो ऐसी क्या जल्दीबाजी आन पड़ी? क्या ये कहने में कोई गुरेज होगी कि सरकार के प्रेशर में ये संस्थाएं काम कर रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सवाल चुनाव आयोग पर है। नहीं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, एक बात तो मैसेज चला ही गया है कि अब उद्धव ठाकरे को जाके लोगों के बीचों में ये बात बताने की जरूरत है। और वो किस तरह से बता पाते हैं कि आखिर बाल ठाकरे साहब का जो नेतृत्व था या जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो ये हैं या एकनाथ शिंदे होंगे। मातोश्री से लोगों का लगाव या फिर शिवसेना के प्रति लोगों का जो समर्पण था, क्या वो बना रह पाएगा, यह जानते हुए भी कि कुछ पार्टी के चंद गद्दार लोग बाहर जाके किसी और के साथ हाथ मिला करके और एक नई राजनीति के तहत एक नई सरकार बना लेते हैं। तो लोगों के बीच में वो जाएंगे, लोगों के बीच में जाना ही दूसरा विकल्प है उनके पास। मायने कोई नहीं रखता कि ये तीर धनुष किसके हिस्से में जा रहा है या फिर पार्टी का सिंबल किसके हिस्से में जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि जो विरासत में राजनीति मिली हुई, आप कह रहे मायने नहीं रखता, तो फिर लड़ाई किस बात की थी? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं ये समझना चाहूंगी, अब तक तो ईडी, सीबीआई पर आरोप लगते थे कि सरकार के दबाव में काम करती है जांच एजेंसियां, लेकिन अब तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद शाजिया। और पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, आज अभी जिस प्रकार से
राजनीतिक विश्लेषक कौशिक साहब ने कहा कि ये संदेह के घेरे में है, तो मैं ये सुनकर अचरज नहीं कर रहा, क्योंकि इनके तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बीबीसी में है, इनकी क्रेडिबिलिटी विदेशी संस्थाओं में है। देश की संस्थाओं में तो देश के अंदर जो विपक्ष है उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं रह गया है। चुनाव आयोग ने साफ साफ जिस प्रकार से निर्णय दिया है उसमें 78 पन्नों का जो निर्णय है उसके अंदर साफ साफ जो पॉइंट्स है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि इन्होंने अपने संविधान अनुरूप जो अपने पदाधिकारी हैं उनका चयन नहीं किया। जिसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब जिसको चाहा उसको बैठा दिया, कोई संविधान सम्मत कार्रवाई नहीं करी। दूसरी चीज, शिंदे साहब के पास में शिवसेना के चुने हुए सांसदों और विधायकों का समर्थन था, और ये आज ऐसा नहीं किया है चुनाव आयोग ने। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लोगों ने देखा। देखिए शादिया, इसे ही कहते हैं बौखलाहट, इसे ही कहते हैं बौखलाहट। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन ये बीच में बोल रहे हैं, मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं दे रहे। देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या शादिया? किसने बकाया, किसने गाड़ी? आप पहले बोल लीजिए, कमाल की बात। शादिया ने बुलाते हैं, लोकतंत्र का समझाया भी कीजिए कि संजीव जी प्लीज 20 सेकंड में मैथिल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा गद्दार, गद्दारी किसने की? गद्दारी किसने की? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर जब उद्धव ठाकरे जी को जनादेश मिला, उस जनादेश का अपहरण कर अपनी विचारधारा से दुर्विरोधी विचारधारा वाले कांग्रेस और एनसीपी के संग में केवल सत्ता लोगों संजीव जी काउंटर कर लीजिएगा, एक सेकंड समय दीजिए। और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा का मर्दन किया, उनकी हत्या की, यह पूरी दुनिया जानती है। किस प्रकार से साधुओं की हत्या हुई थी पालघर में, उस समय में क्या स्टैंड था उद्धव ठाकरे सरकार का, किस प्रकार से उद्धव ठाकरे सरकार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे था। यही कारण रहा कि शिवसेना के जितने भी विधायक और सांसद थे वो घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो विचारधारा वो लेके चलते थे उससे उलट विचारधारा के संग वो करना नहीं चाहते थे काम। और यही कारण था कि शिंदे साहब की अगुवाई में असली शिवसेना की जो ग्रुप है वो इकट्ठा हुआ, और आज समझ गई मैं आपका पॉइंट। क्या एक सेकंड जवाब, क्या यही तस्वीर है? क्या यही तस्वीर है कि महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ, साधुओं की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, वो उसके बाद से बाला साहेब ठाकरे की जो नीतियां थी उद्धव ठाकरे उसके ऊपर चले ही नहीं। ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण थे जो मैं गिनवा भी नहीं सकती, इतने कारण। क्या यही वजह है जो आज परिणाम की तस्वीर हम देख रहे हैं कि धनुष बाण सब कुछ एकनाथ शिंदे का, पार्टी भी, लोग भी। शाजिया देखिए, आपके शो का नाम बहुत अच्छा है, उसका नाम है पब्लिक है सब जानती है, और पब्लिक ये भी जानती है कि इसके पीछे का जो खेल रचा गया वो किसने रचा है। दूसरा सवाल था कि तो महाराष्ट्र किसके साथ? महाराष्ट्र की जनता जो है वो महाराष्ट्र के साथ है, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अब चुनाव आयोग किसके पास है वो सभी जानते हैं, पब्लिक है सब जानती है। अब आ जाइए दूसरी सूरत हाल के ऊपर। शिवसेना का मसला यह था कि जिन्होंने इतने साल तक साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, और सिर्फ जिस बात पे नाराजगी थी, जहां तक हम पता कर पाए वहां के लोगों से और पत्रकारों से, नाराजगी सिर्फ इस बात की थी कि भाई साहब सीएम किस तरफ से होगा, कोई दूसरी नाराजगी नहीं थी। 2.5 साल की जब बात हुई थी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लेकर के आने वाली जो थी वो शिवसेना ही थी। अगर देंगे, रुक जाइए 20 सेकंड, आप बोल लिए, मैं बोल लूं, फिर उसके बाद बोल लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी थी, अब सूरत हाल क्या है, ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन सबको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल रच रही है सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, भारत में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और महाराष्ट्र में तो ये कहा जाता है 100 खोके सरकार एकदम ओके, ये तो सबके सामने है। कौन कौन लोग गए थे हाईजैक होकर गुवाहाटी के अंदर, और हमने देखा था कौन कौन सा नृत्य चल रहा था वहां पे, डांस चल रहा था, पार्टी चल रही थी, वो भी हम लोग ने देखी। अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है, शाजिया में 4 डिस्ट्रिक्ट, नागपुर गया, यवतमहल गया, वहां से नांदेड़, नांदेड़ के बाद अकोला, 4 लोगों की भारी नाराजगी थी वहां पर। मैंने जब लोगों से बात करी, और इमोशनली लोग कनेक्ट हैं आज भी उद्धव ठाकरे जी के साथ,
और उनके लिए लोगों के बीच सिंपैथी है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं समझ पा ठीक है, रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं समझ पा रही है। सही है जवाब, आपका आरोप यह है। मैथिल जी लौटूंगी आपके पास। नीरज सेठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना से। नीरज सेठी जी, जो लड़ाई है ग्राउंड जीरो पर, वो तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की थी, फिर आरोप बीजेपी पर क्यों? नीरज सेठी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो नीरज सेठी जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगी, आनंद सिंह का भी रुख करूंगी। मैथिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शाजिया, अभी जो कह रहे थे ना कि भारी विरोध है, भारी विरोध तो शिवसेना के क्वार्टर में था कि जो लोग कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे, उन लोगों को साथ में इन्होंने सरकार बना ली। जो केवल कब्रिस्तान का समर्थन करते थे, शमशान का विरोध करते थे, उनके संग मिलकर सरकार बना ली। अरे आपके बीच में नहीं बोला मैं, फिर आप बीच में बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुझको। ईडी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुझको। संजय राउत को ये बखलाहट है। 100 करोड़ रुपए जिस सरकार का होम मिनिस्टर हर महीने उगाही करता हो, जिस सरकार के अंदर शिवसेना के विधायकों को अयोध्या जाने से पहले वापस बुला लिया गया हो, मतलब इतने साल से गठबंधन चल रहा था, पता ही नहीं चला। नहीं आएगा क्या? आप शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा, जहां पर शिवसेना ने धोखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केवल सत्ता के लिए आप बिहार उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए, विरोध उसके बाद शिवसेना के विधायकों ने किया, शिवसेना के सांसदों ने किया, और उसी का कारण है कि आज उद्धव ठाकरे को उसकी करनी का फल मिला है। क्षेत्रीय पार्टियों को समझना होगा, चाहे बिहार हो गया, आज आपका जम्मू उद्धव कश्मीर ठाकरे को ले डूबा है। ये कोई वंशानुगत राजनीति नहीं है, ये विचारधारा की राजनीति है। और मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को निकल ले रही है। बाला साहब ठाकरे जी द्वारा बनाई गई शिवसेना का उत्तराधिकारी शिंदे साहब है। ठीक है मैथिल जी, ठीक है मैथिल जी, ठीक है जवाब, ठीक है। आनंद सिंह का रुख कर रही हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज। आनंद सिंह का मैं रुख कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। आनंद सिंह, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हार चुके हैं? जी देखिए, ये विचारधारा की कोई लड़ाई ही नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पाने का संघर्ष है। और जैसा कि आपने अपना हेडिंग अच्छा रखा है कि पब्लिक सब जानती है पब्लिक ये कौन कर रहा है। आपने देखा होगा कि वो कौन से शिव सैनिक थे जो चार्टर्ड प्लेन में गुवाहाटी चले जाते हैं, वहां एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं, उनके डांस की वीडियो आती है। वो क्या आपको लगता है कि शिवसेना के वारिस हैं वो? क्या आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत ऐसे लोगों के हाथ में जानी चाहिए? ये देखिए हड़बड़ाहट जिस तरीके से सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और अब मैं इसमें एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक पार्टी के शह पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि उसका संज्ञान ले और ये समझे कि किस तरीके से एक केंद्र में शासित पार्टी किस तरीके से सारे संगठनात्मक ढांचे को। ठीक है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि आप कभी सीबीआई पर, कभी ईडी पर, अब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है आप लोगों के पास पे कि वाकई बिल्कुल है सरकार के इशारे पर काम होता है? दिल्ली में जब इलेक्शन कमीशन ने 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के चुनाव की एमसीडी के चुनाव की घोषणा करने वाली थी, तब पता लगता है एक फरमान आ जाता है अमित शाह जी की तरफ से और चुनाव को 1.5 साल तक के लिए टाल दिया जाता है। क्यों टाल दिया जाता है? किस तरीके से आपने देखा कि एमसीडी के चुनाव का डेट और गुजरात के चुनाव का डेट कोइंसाइड कर दिया जाता है? किस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी ये सिंबल और झंडा, अरे भाई सुनो, सर ये राजनीतिक विशेषज्ञ को बोलिए कि थोड़ा कम बोला करें, ये तो पार्टी से भी ज्यादा फुदक रहे हैं। अरे सुनिए, अरे सुन मैथिल जी, आप सुनिए एक मिनट, सुनने का आर्थिक हालात को ठीक करा जा सके, और आप कह रहे हैं कि रोक दिया अमित शाह जी ने। ठीक है नीरज सेठी आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल जी लौटूंगी मैं आपके पास। नीरज सेठी आवाज मिल पा रही है? मैथिल जी प्लीज 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 ध्यान दे रहे हो। नीरज जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। की हैसियत से जब बात करते हैं
तो पूरी बीजेपी के सरेंडर करने जैसी बातें ना किया करें। वो जब मतलब बात करते हैं तो ऐसा लगता है परेशानी आप है, राष्ट्र विरोधी राष्ट्रवादी बात कर रहा हूं तो परेशानी है, सच दिखा दिया तो परेशानी है। अडानी 1969 में आपकी पार्टी टूटी कांग्रेस और कांग्रेस हार बन गई, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी ने दोबारा से कांग्रेस को तोड़ा और कांग्रेस आई बन गई। 4 बार कटने के बाद अडानी के बारे में आप एक शब्द बोल दीजिए कि चुनाव आयोग बायस्ड है। अरे आप अडानी के अब चिल्लाना शुरू कर दीजिए, हो गई आपकी बात। आपके जैसे लोग अगर राजनीतिक विशेषज्ञ का काम करते तो ये देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाले, देश के संविधान की मूल प्रस्तावना को बदलने वाले यहाँ बैठकर लोकतंत्र की बात करेंगे, जिनके राज में जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है मैथिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैथिल जी सुन लिया। ठीक है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। नीरज सेठी जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? अनित जी, लौटूंगी मैं आपके पास, प्लीज मुझे सवाल लेने दीजिए, वजह मुझे आप लोगों को म्यूट करना पड़ जाएगा। वापस चली जाती है, अभी आपकी आवाज आ रही है? जी नीरज जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? झगड़ा लड़ाई तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की थी, फिर बीजेपी बीच में कहां से आ रही है जो बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं? तो एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे नीरज सेठी से। संजीव कौशिक जी, कभी सीबीआई पर सवाल उठा देते हैं, कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर सवाल उठा दिए जाते हैं, अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि फैसला एकनाथ शिंदे के हक में आ गया है। अगर उद्धव ठाकरे के हक में आया होता फैसला, क्या सवाल तब नहीं उठते? देखिए, मेन बात यह है कि लोगों ने देखा, लोगों की आंखों पे पट्टियां नहीं हैं, लोगों ने देखा है कि किस तरह से सारे विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाकर के गुवाहाटी के एक कमरे का जिसका 40,000 तो क्या ये किसी कमरों का पहले राज्य की तस्वीर रही है? सुन तो लीजिए पहले, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये पैसे कौन खर्च कर रहे थे? क्या सत्ता बनाने की हड़बड़ाहट? पीछे से कौन से ऐसे आदमी थे जो मजबूती दे रहे थे कि एक चलती हुई सरकार को अपदस्थ कर दो और दूसरी नई सरकार बना दो? ये कह रहे हैं कि असली वारिस अब एकनाथ शिंदे हैं। बिल्कुल है, बाला साहब ठाकरे के असली वारिस एकनाथ शिंदे हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे नहीं हो पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं ये बात, मैं यही कह रहा हूँ, ये महाराष्ट्र की जनता अब तय करेगी कि मातोश्री से उनका क्या संबंध है और क्या संबंध। महाराष्ट्र की जनता ही तो तय कर रही है ना? नहीं, ये महाराष्ट्र की जनता नहीं तय कर रही है, ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये कौन तय कर रहे हैं। जिस ईडी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ईडी की काम कर भाजपा के पिछले 8 सालों को ईडी ने जितने ठीक है मैथिल जी, मैं लौट रही हूँ जवाब। क्यों नहीं विश्वास है महाराष्ट्र की जनता के ऊपर? क्यों नहीं विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर? फैसला उद्धव ठाकरे के हक में आता तो आप लोग ताली बजा रहे होते। विश्वास किसी भी संस्था का कायम होता है आपके जो डिसीजन होते हैं उस पे कायम होता है। अगर आप डिसीजन देते हैं वो जनता तय करती है साहब, जनता तय करती है, हम लोकतंत्र के अंतर के ऊपर करती है। हमने ये देखा जहां पर भारतीय जनता पार्टी, देखिए जहां पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बोला तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंची और अभी तक किसी केस में आप देख लीजिए जिस वक्त सांसद साहब जो हैं, क्या नाम है आपका, संजय राउत साहब को जब अंदर करा गया और उसके बाद जो उनको बाहर निकाला गया, उससे देख लीजिए क्या कहा गया कोर्ट के अंदर, किस आदमी को क्या चार्जेस थे। उसके बाद आप देखिए बिहार के अंदर भी बहुत सी जगह जाती है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, क्या निकलता कुछ नहीं। उसके बाद आप बंगाल के अंदर जाती है, रुपए पकड़े जाते, चीजें। जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होते एक जगह जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। जवाब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कर रहे हैं बंगाल में छापा मारती है, निकलती है, निकलते हैं कि भैया चिल्लाने से होता है, आपसे ज्यादा तेज चिल्ला लूंगा भाई। 3,000 के ऊपर नहीं होते, आपसे ज्यादा करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई। चिल्लाने से नहीं बात होती है, मतलब लोकतंत्र को खत्म करने की बात करेंगी, लोकतंत्र मतलब भ्रष्टाचार होगा तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, विश्वास पाठक को लेकर आइए डिबेट में। विश्वास पाठक से मैं सवाल लेना चाह रही हूँ। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल सुन लिया, मैथिल जी प्लीज जवाब, प्लीज इस प्रकार से शोर मत मचाइए। संजीदगी से अपनी बात रखिए प्लीज। विश्वास पाठक जी, लौट रही एग्जांपल देता हूं, 10 सेकंड 10 सेकंड प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन
गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दगा दिया। कश्मीर से लेकर के आप साउथ तक चले जाइए, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी थी, सबको नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी ऐसा नहीं बचा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ठगा। आप उठा के देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करा, क्या हुआ? सरकार गिरा दी। आज वहां पे इलेक्शन निकल, ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, समझ गई मैं, समझ गई। विश्वास पाठक जी, विश्वास पाठक जी, जब पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ठीक है, जवाब सुन लिया मैंने। विश्वास पाठक जी से अब सवाल लेने दीजिए मुझे, ठीक है, जवाब, ठीक है, सुन लिया। आपको बहुत समस्या है, नहीं ये मत कीजिए मैथिल जी, ठीक है। विश्वास पाठक जी, पालघर की तस्वीर मैं और इस देश का हर बाशिंदा आज तक मुझे लगता नहीं है कि भूला होगा, किस प्रकार से साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी। कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं वो, आज भी आंखों में आंसू भर देने वाली तस्वीरें हैं। तब ये आवाजें क्यों नहीं उठी थी जो आज सुनाई दे रही होंगी आपको चारों तरफ से, जब चुनाव आयोग ने फैसला एकनाथ शिंदे के हक में सुना दिया? एकदम सही बात है। साधुओं की निर्मम हत्या हुई और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन था जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे का लड़का कहलाता है? वो बेटा है, लेकिन वो उनकी विरासत आगे नहीं ले जा रहा है। साधुओं की हत्या, उसके बाद में स्वतंत्र सावरकर, उस विषय में भी इन्होंने खामोशी रखी। यहाँ के एक बड़े जर्नलिस्ट को बेफजूल जेल में डाला, इन्होंने खामोशी रखी। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से शरद पवार साहब चला रहे थे, यहाँ पे किसी भी प्रकार का राज नहीं था। इसलिए एकनाथ शिंदे जी और वो ग्रुप ने कहा कि हमारा जो अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हम क्यों ना उनके साथ सरकार बनाए। उस चीज को उद्धव ठाकरे जी ने नजरअंदाज किया और इसी का परिणाम ये हो गया कि पूरे 40 के 40 विधायक एक साथ आए और उन्होंने ये सरकार बनाई है। देखिए, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो विपक्ष, कांग्रेस और अभी शिवसेना भी उनके साथ जुड़ गई है। वो क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन भी सरकार के साथ काम कर रहा है, बाकी यंत्रणा भी काम कर रही है। जब इनको सूट नहीं करता है तो ये ऐसी बातें करती है। अभी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जब इनको सूट नहीं करता है तब ये इस प्रकार की बातें करते हैं। लौटूंगी मैं विश्वास जी आपके पास। फॉर्मूला है, कर्नाटक के अंदर भी देखा, मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी देखा, बिहार के अंदर भी देखा, कहां नहीं देखा, रह करके जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाकई भूल गए क्या? वो भूल गए, सुन लीजिए, सुनिए ना, मैं पूछ रही हूँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भूल गए क्या? चार्टेड पेन, एक सेकंड, चार्टेड पेन आपको सिर्फ महाराष्ट्र में नजर आता है? नहीं, क्यों नहीं, आप बताइए। सरकार मध्य प्रदेश की कैसे गिरी? मैंडेट तो था नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या फिर हुआ? उसके बाद कर दी। अरे सुन लीजिए, दोबारा से विधायक बोले ना बनिए, वो चुनाव वहां पर मध्य प्रदेश की जनता ने दोबारा से चुनाव जिता के भेजा। दोबारा से चुनी हुई सरकारों के ऊपर जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो ना, ये नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। अरे जब चलता है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर शिवसेना चुनाव जीतती है, उसके बाद के हेडक्वार्टर के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर जो वहां पर शिवसेना को ले जाकर एनसीपी और कांग्रेस के संग गठबंधन है, कर लेते हैं। तब इन लोगों के मुंह में ये पब्लिक है, सब जानती है, जाता है, सब जम जाती है। ये देखिए सजीव कौशिक जी, ठीक है, बैठल जी, ठीक है, सजीव कौशिक जी, ठीक है, एक सेकंड प्लीज, इस प्रकार से नहीं, रिक्वेस्ट है, ऐसे मत कीजिए। ठीक है बैठल जी, ठीक है, विश्वास नहीं है। सजीव कौशिक जी, एक सेकंड प्लीज, सजीव जी, खत्म कर दिया। इनको बीबीसी में विश्वास है, जो सोरस पे विश्वास है, इनकम टैक्स इनको बाहर के हिडनबर्ग पे विश्वास है, भारत की किसी भी एजेंसी पर इनको विश्वास नहीं है भैया। ठीक है, संजीव कौशिक जी से मेरा अगला सवाल होगा। संजीव कौशिक जी को फ्रेम में लेकर आइए प्लीज। संजीव कौशिक जी, जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तब कहां थे शिव सैनिक जो आज दिन भर हंगामा करते रहे? साजी, आप ये कहना चाहती हैं कि पालघर में साधुओं की हत्या हुई इसलिए सरकार गिरी और नहीं? मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखिए, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। सोशल मीडिया हमसे बना है, हम सबसे बना है। देश की जनता कह रही है, देश की जनता के सामने ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैं सीधा बता रहा हूं कि पिछले 16 तारीख को दिल्ली में मेयर का चुनाव था। सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई कि नहीं, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, टाल दिया गया। 17 तारीख को जो आया डिसीजन, उसके हिसाब से अगला दिन रखा गया है।
ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है इसी मुद्दे को लेकर के 3 दिन के बाद में टाइम टू टाइम लगातार सुनवाई हो रही है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई जानबूझ के? प्लीज संजीदगी से बात रखिए, संयमित रह के बात रखिए। संजीव जी ये सवाल ही नहीं था मेरा ये सवाल था कि जब पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी तब ये शिवसैनिक कहां थे जो आज हंगामा कर रहे हैं? आपको पता है कि जिस समय पालघर में उस साधु की हत्या हो रही थी उसी समय उत्तर प्रदेश में एक साधु भूख से मर गया था। फिर भी आप जवाब नहीं देंगे महाराष्ट्र के साधुओं के ऊपर कोई जवाब नहीं, पालघर के साधुओं के ऊपर कोई जवाब नहीं। मत डाइवर्ट कीजिए, मत डाइवर्ट कीजिए, मत डाइवर्ट कीजिए, मत डाइवर्ट कीजिए। मुझे सवाल, मेरे सवाल का जवाब पालघर पर है, बताइए। महाराष्ट्र में जो सरकार बनाते हैं इनको पता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मतलब क्या? पालघर का जवाब है क्या? सुन तो लीजिए ना, मैथिल जी एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ महाराष्ट्र में सरकार बनाने, अरे देश की आर्थिक राजधानी है वो, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जब सत्ता खिसक गई तो इनको पता है कि कहां से क्या होता है, इसलिए ये बौखला गए। मैथिल जी एक सेकंड, उनकी आवाज क्लियर पहुंच नहीं पा रही है दर्शकों तक, प्लीज। साजिया मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र जो है पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाती है और वहीं से सब कुछ तय होता है। इतना बड़ा मजबूत महाराष्ट्र। तो पालघर में साधुओं की जब निर्मम हत्या हुई तब कहां थे शिवसैनिक? महाराष्ट्र से जब सत्ता हाथ से फिसल गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनको ये बात समझ में जवाब नहीं देंगे लगातार नहीं, मेरे सवाल का जवाब यही थी, ये मेरे सवाल का जवाब है। ये बीबीसी पे विश्वास करेंगे, हिंडनबर्ग पे विश्वास करेंगे, बीबीसी पे बोलेंगे, विश्वास करेंगे, बीबीसी पे बोलेंगे, विदेशी शक्तियों पे जॉर्ज सोरोस पे बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर देश की विपक्ष सवाल करेंगे और देश की सीबीआई, ईडी, हाई कोर्ट, हिम्मत है सुप्रीम देश के कोर्ट विपक्ष का जवाब दीजिए। इन सब पे ये विश्वास हिम्मत है तो देश के विपक्ष को जवाब दीजिए। बीबीसी के पीछे मत छुपिए। हिम्मत है तो देश के विपक्ष को जवाब दीजिए। जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट दे देता है 92 साल तक हारते हैं तो ईवीएम बायस हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक बैठ कर तमाम केंद्रीय नेतृत्व को उतार देते हैं। उद्धव ठाकरे के समर्थन में अगर निर्णय आता तो भैया चुनाव आयोग बिल्कुल ईमानदार होता। यदि चुनाव आयोग ने पूरी जिम्मेदारी पिछले 8 सालों में चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, इसलिए ये लोग चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएंगे। ठीक है मैथिल जी, ठीक है, जवाब समझना चाहूंगी चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं है? 20 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा। भरोसा किसी भी संस्था पे तब होता है जब लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर आप कोई एक अपना डिसीजन देते हैं, किसी भी जगह पे हो गया। अगर सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी आलोचनाएं बर्दाश्त कर सके और उसके बावजूद जो आलोचना करता है कहीं पर भी हो गई, ये ट्रेंड रहा है, कहीं पर भी हो गया, चुनाव आयोग पर विश्वास क्यों नहीं है? देखिए चुनाव आयोग पर विश्वास ना विश्वास, जो अभी डिसीजन दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा नहीं है और इतनी हड़बड़ी के अंदर चुनाव आयोग ने अपना एक डिसीजन दिया। अभी वो बात ये कर रहे थे अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एक डिसीजन आता, चीजें होता, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग ने क्यों इतनी जल्दी करी? दिल्ली चुनाव के अंदर एमसीडी के अंदर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपके पास अचानक से एक लेटर आता, फिर परिसीमन का मामला सामने आता। इतना करने के बावजूद दिल्ली सरकार के अंदर जब आप चुनाव मेयर का नहीं जीतते हैं तो आप देखिए किस तरीके से हंगामा खड़ा कर जाता है। तमाम जगह पे ये सिचुएशन है। और मैं 10 सेकंड और क्षेत्रीय पार्टियों को लौट रही हूं। जवाब आपके पास। इस समय की हेडलाइंस क्या है दर्शकों को जल्दी से बता दो। कंगाली के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, हमें अपने पैरों पर फिर खड़ा होना होगा। दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव, मनोनीत सदस्य नहीं डाल पाएंगे वोट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुई अधिसूचना। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव कुछ के समर्थकों का हल्ला बोल, मातोश्री के बाहर जमा कार्यकर्ताओं से बोले उद्धव ठाकरे, हमारा धनुष चोरी हो गया लेकिन मानुष हमारे साथ। निकी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा हत्या की साजिश में शामिल था साहिल का चचेरा भाई और दोस्त, आरोपी के पिता ने भी दिया साथ, सब लोग हुए गिरफ्तार। सह प्रायोजक हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो एकनाथ शिंदे से तो हार गए हैं उद्धव ठाकरे, अब किसके सहारे? ये सवाल इस समय सबसे बड़ा। अनित सिंह का मैं रोका रही हूं, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनित सिंह। अब
शिवसेना मैं पूछ नहीं सकती। जी मैडम, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आधे घंटे का टाइम हो गया, आपने 1 मिनट का भी समय नहीं दिया है। थोड़ा समय के ध्यान में रखना सभी मेरे लिए खास है, इसलिए सभी के जवाब भी खास है। प्लीज पॉइंट जी बिल्कुल, हाँ पॉइंट पे ही आ रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि इस समय देश जिस तानाशाही के साथ काम कर रहा है और सारी की सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए, सारे मापदंडों को ध्वस्त करते हुए जिस तरीके से लोकतंत्र को रौंदने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे पत्रकारों और स्वतंत्र पत्रकारों और निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकों की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ जाती है। पत्रकार कौन होता है जो सरकार से सवाल पूछे, राजनीतिक विश्लेषक कौन होता है जो सरकार की आलोचना करे। हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आप उनको समझाने का प्रयास करिए कि वो क्या कर रहे हैं। देश देख रहा है और आगे आने वाली पीढ़ियां ये डिसाइड करेंगी कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे जिस तरीके से सरकार के कि पक्षधर यहाँ पे लोग आके बैठ गए हैं और चिल्ला के अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक आप टाइम फ्रेम देने का काम करिए और आपका काम है कि किसको कितना समय देने की जरूरत है। रही बात, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि कितनी भी निरंकुश सरकार हो जाए यहाँ पे, लेकिन जनादेश और लोगों का समर्थन आज भी शिवसेना के साथ है और उसके मुखिया आज भी ठाकरे साहब हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे ये धनुष बाण तीर कमान ये सिंबल है, सिंबल छीने जा सकते हैं, लेकिन लोगों का जो भरोसा है कुर्सी भी तो छीन ली गई। ठाकरे में आप लोग तो ये भी आरोप लगा रहे कर पाएंगे। जी फिर से बोलिए। मैं कह रही हूं सिंबल ही नहीं छीना गया, कुर्सी भी छीनी गई। आप लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं। देखिए, आप बिल्कुल हम आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से आपने देखा होगा कि चार्टर्ड प्लेन में गुवाहाटी में लेके जाया जाता है, कौन उसका बिल यहाँ पे भुगतान करता है? आप मुझे छत्तीसगढ़ को भूल गए क्या? आप ही की शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार है, या फिर राजस्थान में भी इसी प्रकार की तस्वीरें देखी है लोगों ने। मुझ पर तो यकीन करेंगे नहीं। मैं आपको आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि 3000 केसेस ईडी दर्ज करती है, उसमें एक बीजेपी का नेता बता दीजिए। दूसरी पार्टी का नेता अगर बीजेपी में आ जाता है तो ईडी के कामकाज वहां पे रुक जाते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, सारी की सारी उसी संविधान और संस्थाओं पे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पे हाउसेस पे पढ़ते हैं जो सरकार के खिलाफ काम करती है। आ रही हूं मैं आपके पास। ठीक है आनंद जी। विजय कृष्णन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना से जुड़े हुए उनके समर्थक है। विजय कृष्णन, समझना चाहूंगी अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? झगड़ा लड़ाई तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना थी, बीजेपी को लोग खामखा घसीट रहे हैं बीच में। जी पहले आपको नमस्कार सर, यही कहना चाहता हूँ, जब आप ये इलेक्शन सिंबल से पैराग्राफ 15 में क्या लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रिप्शन की पावर किस पक्ष को सिंबल देना और पार्टी का नाम देना है, क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, विचारण करना है, कितने लोग पक्ष के पास है। आप 40 टाइम को लेकर को लेकर ये तय नहीं कर सकते। डेलीगेट्स आके ऑफिस बेरर्स हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जी के पक्ष ही है। उद्धव साहब को बाला साहब दायित्व दिया है, शिंदे जी को नहीं है। विजय कृष्ण जी, माफी के साथ कहना चाहूंगी कि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पीसीआर प्लीज इस प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए। मैथिल जी आप अपनी बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर जवाब के पास। देखिए, कांग्रेस के अभी प्रवक्ता ने कहा कि आवाज को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। अरे मेरे मित्र, यहाँ टीवी पे बैठकर आप सरकार की बुराई कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा स्वतंत्रता है। आपके राज्य में क्या हुआ था? इमरजेंसी लगा दी थी, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, सारी की सारी मीडिया पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया था। जिसने भी सरकार के खिलाफ लिखा उसका अखबार बंद, उसको जेल में बंद। तो यह है आपकी राजनीति। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के राज में तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको समान रूप से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और रही बात जैसे आप कह रहे हैं ना कि भैया सत्ता छीन ली, आपका बीच में नहीं बोला, चाहे मैं बोलने नहीं दूंगा आपके बार को, मैं बोलने नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। मेरे को समय नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। सभी हैं और सभी एक दूसरे से सवाल तो पूछेंगे, कोई बात नहीं, आप भी इसी तरह
तरीके से आवाज उठाते हैं। 30 सेकंड खत्म हो गए। मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जवाब के पास जाऊंगी प्लीज। अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर शिवसेना ने अपनी रैलियां की थी। तब जब जनादेश मिला था, उस जनादेश का पालन कर जब शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई तो उसे कहते हैं गद्दारी। जब अयोध्या जी जाने के लिए विधायकों को मना कर दिया गया, एयरपोर्ट से बुला लिया गया, उसको कहते हैं हिंदुत्व से गद्दारी। औरंगजेब की मजार पर नाच लगाने वालों को बहुत कहते हैं गद्दारी। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो है समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। यही एकनाथ शिंदे थे जिनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। जैसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, वॉशिंग मशीन है और पाउडर भी वो साथ में खुद ही दे रहे हैं, नहाओ धुल धुल कर सबके बाहर आ जाओ। फिर उसके बाद आप देखिए हेमंता विश्व शर्मा, उनके ऊपर क्या आरोप लगे, जैसी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी उनके ऊपर फिर वॉशिंग पाउडर वाला डाला गया, उसके बाद धुल कर चले आए। अच्छा सुनिए, अरे 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 आसाम के जनादेश का अपमान कर रहे हो। यही तुम्हारी जो आतंकी है ना, दवाई लेना भूल गए, फिर 2014 में दिया गया, जैसी आईना दिखाओगे वैसे ही तकलीफ होने लगेगी। इसमें भी देंगे, इनको रोकेंगे, 324 में भी देंगे। प्लीज जवाब की बात पूरी करने का मौका दीजिए। ठीक है मैथिल जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के पास, ठीक है ठीक है ठीक है पूरा केस खड़ा है। ठीक है मैथिल जी, भाषण नहीं सुनना है जनता को, भाषण सुनना होगा तो नेताओं की सुनेगी, या डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। प्लीज 20 सेकंड में जवाब बात पूरी कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी 20 सेकंड। अगर आप विपक्ष में हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं तो आपके घर पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस का आदमी कोई भी पहुंच सकता है। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, वॉशिंग मशीन में नहाएंगे, बढ़िया सा वॉशिंग पाउडर डालेंगे, सारे गुनाह माफ। कोई ना ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना इनकम टैक्स जाती है। आप सुबह से लेकर के शाम तक कुछ भी चला लीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। आप देखिए, अभी तक कोई छापा नहीं पड़ा है। ठीक है ठीक है ठीक है। विजय कृष्णन को लाइए डिबेट में। विजय कृष्णन, आपने अपनी बात रखी, प्लीज प्लीज जवाब प्लीज। ठीक है, विजय कृष्णन को सुनेंगे। विजय जी, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज। ठीक है विजय जी, अपनी बात रखिए प्लीज। मेहता जी विजय जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बात रखिए प्लीज। सर टच कीजिए सर। बात रखिए विजय कृष्णन। और यही तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं। संजीव कौशिक जी, देखिए, बार बार महाराष्ट्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ राजनीति और बाकी करप्ट राजनीति के बारे में चर्चा हो रही है। हम ये बात बता दें कि महाराष्ट्र में जब सरकार बननी थी या एक साथ जब ये चुनाव दोनों लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय मोदी जी का बड़ा बड़ा चेहरा उस पर दिखाया गया था। इनको तकलीफ इस बात से है कि वो क्यों चले गए, कांग्रेस के खेमे में चले गए। साहब कश्मीर में पीडीपी के सामने किसका चेहरा लगाया गया था, किसके पोस्टर लगाए गए थे, फिर आप कैसे चले गए वहां पे? ये दोगली बातें कही जाती है राजनीति में। यदि आपके साथ सीधा बात, उस समय ये बिल्कुल मैं जवाब की बात से सहमत हूं कि उस समय बात इतनी सी थी कि आपने जो वादा किया था, देश के गृह मंत्री पर आरोप लगाया गया था कि आपने हमसे वादा किया था कि 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल आप रहेंगे। आपने अपने अनुसार वादे खिलाफी यदि नहीं किए होते तो शायद सरकार में आपकी होती। कुछ भी नहीं, यही सच्चाई है। और केवल यही एक कारण था कि विजय कृष्णन जी, इस बार आवाज मेरी पहुंच पा रही है? विजय कृष्णन जी, ठीक है, बात रखिए, 1 सेकंड जवाब प्लीज प्लीज। विजय जी को सुनिए। यही कहना चाहता हूँ, जो 1968 में 1868 एक्ट है, इसमें सिंबल्स अलॉटमेंट और रिजर्वेशन का विषय आता है। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन आपके पैराग्राफ 15 में क्लियर है। दोनों पक्षों से आप विचारण करके उसके बल कितना है पूर्ण विचारण करना चाहिए। इसके तहत नहीं हुआ, इसके तहत नहीं हुआ है, ये बीजेपी के इशारे से हुआ है। इसमें क्या है, लाखों तादादों में शिव सैनिकों ने पक्ष प्रमुख, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं? सुनिए
एकनाथ शिंदे जी कौन है हमको मालूम ही नहीं है, हम उनके साथ कैसे चले हैं? आप ही के नेता थे पहले, आप ही लोगों के साथ में नजर आते थे, उद्धव ठाकरे के साथ में नजर आते थे, अब आप कह रहे हैं कौन है हम जानते नहीं। शिंदे साहब कौन है? शिवसेना को क्या लेना देना है? वो बीजेपी का स्लेव बन चुके हैं, पदवी का लालच में ईडी के भय से वो फरार हो गया पार्टी से। ये हमारा चिन्ह है, एक सेकेंड प्लीज, कोई भी हमसे नहीं अलग कर सकते हैं, ये हमारा है। प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। तो आप हाथ में तीर कमान लेकर बैठे हुए हैं, प्रमोद कृष्ण हाथ में तीर कमान लेकर बैठे हुए हैं। विजय कृष्ण, एक सेकंड, जवाब प्लीज। विजय कृष्ण हाथ में तीर कमान लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन तीर कमान तो चला गया उद्धव ठाकरे के पास से, एकनाथ शिंदे ने ले लिया है। अब क्या बचा आप लोग के पास? कुछ भी नहीं। आप देखिए, ये नकली तीर कमान लेकर घूम रहे हैं। पांडवों से कहा हो रहेगा, धर्म आके हमारा पक्ष है। आप पहला हमारे विधायकों को भय दिखा के ले गया है, आज आके हमारे पार्टी का नाम निशान निकाल के अरे क्या ये हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व नहीं है। अमित शाह जी तो महाराष्ट्र में क्या प्रयाण की अवसर था, उसी दिन में वो अमित शाह जी भी है महाराष्ट्र में। ये आके ठीक है, विश्वास पाठक जी आ रही हूँ जवाब। विश्वास पाठक जी, ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है, ये आरोप सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर। ठीक है, विश्वास पाठक जी का एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैथिल जी 20 सेकंड में प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। शिवसेना के मेरे समर्थक हैं, उनको शायद मानसिक रूप से बहुत आघात लगा होगा, मैं मानता हूं, होता है, धक्का लगता है, लेकिन मेरे भाई उससे पहले आपको धक्का तब लगना चाहिए था जब माननीय परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा से धोखा कर उद्धव ठाकरे जी ने उन लोगों के संग सरकार बनाई जो उनकी विचारधारा के हत्यारे हैं, तब आपको धक्का लगना चाहिए था। दूसरी बात, जब पालघर के साधुओं की हत्या हुई और वहां पर उद्धव ठाकरे जी ने मुंह में दही जमा रखा था, तब आपको धक्का लगना चाहिए था। तीसरी बात, जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से वापस लिया गया विधायकों को अयोध्या जाने नहीं दिया गया, तब आपको धक्का लगना चाहिए था। ये धक्का जो है ना, तो वो सही है, ये राजनीतिक हताशा है। और महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश भाजपा शिवसेना गठबंधन ठीक है, आज इससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, इससे ज्यादा मेरे पास रुकने के लिए। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर पब्लिक है सब जानती है मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आखिर में यही कहूंगी, सच्चाई क्या है वो जनता जानती है।